हेलो दोस्तों। तो हम देख रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास और हमने इसका पहला टॉपिक देख लिया था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब हम इससे आगे शुरू करेंगे। इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो देख ले। और आज से हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यह हमारा दूसरा टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, जो मुगल सम्राट ने जो स्वतंत्र रूप से जो नियुक्त किया था बंगाल का अंतिम गवर्नर, वो कौन था? मुर्शिद कुली खान था। अब ये नाम बहुत बार आएगा, मुर्शिद कुली खां। हर जगह आपको ध्यान में रखना है ये नाम। मुर्शिद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर था ये, और जो कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। इसने अपनी ढाका से क्या बना दिया? मकसूदाबाद। और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त से में इजारा व्यवस्था आरंभ की। कौन सी व्यवस्था? इजारा व्यवस्था। व्यवस्था आरंभ की, इजारा व्यवस्था। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने की थी यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से, तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। और आप अपने आंसर में इस लाइन को भी यूज़ कर सकते हो जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट लिखना है अगर आपको अंग्रेजों के रिलेटेड। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना, ये ब्लैक होल की एक घटना हुई थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। इस पे प्रश्न आता है। तो ब्लैक होल की जो घटना थी वो किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय ही हुई थी। और ये कब हुई थी? 20 जून 1756। 20 जून 1756 को हुई थी। जे जैड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ब्लैक होल की जो घटना थी एक जेल थी, और उसमें से सिर्फ एक ही आदमी जो बचा था उसका नाम है हॉलवेल। ये सारे बच्चों में से एक था। उसने ने बोला कि 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए, और अगले दिन उसमें केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए, और उनमें से एक था हॉलवेल। तो ये था ब्लैक होल की घटना। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिनी में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अब भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, जो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। याद कर लेना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसको कहा जाता है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। और लॉर्ड तो इसलिए बोला जाता है, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसके दो हाउस थे, एक लॉर्ड हाउस था और एक कॉमन हाउस था। तो जिसमें लॉर्ड हाउस में जो भी बैठते थे उनको लॉर्ड बोला जाता था, इसलिए इन्हें लॉर्ड बोला जाता है। तो वैसे इसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, और इसने प्लासी का युद्ध लड़ा था किसके साथ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, और उसको हरा दिया था। और यहीं से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। अब प्लासी, वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान, जो इसका युद्ध मैदान था वो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इस प्लासी से मेंस में प्रश्न पूछा गया है एक बार, यूपीएससी में, आईएएस में प्रश्न पूछा गया मेंस में, प्लासी में क्यों हुआ था ऐसे, क्यों ये पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तथा 65 से 67 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। किसकी संधि की उसने? इलाहाबाद की संधि करी थी उसने शुजाउद्दौला के साथ। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ। अंग्रेज सैनिकों का श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? अंग्रेज सैनिकों का ही विद्रोह था ये, और ये हुआ था क्लाइव के समय।
क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा बंगाल में एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। यह प्रश्न पूछा गया है। विलियम पिट ने बोला था कि वह कौन स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तो ये क्लाइव होगा। और ये कथन किसने बोला, तो विलियम पिट ने बोला। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। जो अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे उसमें सबसे मीर कासिम था सबसे योग्य। पूर्णिमा तथा रंगपुर पूर्णिया मैंने पूर्णिमा बोल दिया पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। पहले मुर्शिदाबाद आई, फिर मुंगेर आ गए। पहले ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। अब जो मीर कासिम था उसने जो सेना का गठन किया था वो यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो मीर कासिम ने जब यूरोपीय पद्धति से करा था अपनी सेना का गठन, तो जो मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई थी, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। यह आपने पढ़ा भी होगा शायद। प्लासी से विभाजन तक की किताब है, उसको आप अच्छे से पढ़ना। उस किताब को भी मैं लेकर के आऊँगा, वो मैंने अच्छे से उसकी हाईलाइट कर रखा है कि जो जो इम्पोर्टेंट है, और वो उसमें बहुत अच्छे से ना क्वेश्चन फॉर्मेट में भी मैंने उसे बनाया है। तो किसी दिन जब मैं उसे ये ख़त्म करने के बाद लेकर के आऊँगा तो उसको भी देखना, उसमें अच्छे से दिया गया है ये सब बक्सर का। इसमें तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उसमें भी दे रखे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मेन से ज़्यादा पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हो। तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अंग्रेजों में लड़ाई हुई थी, अंग्रेज थे, मीर कासिम थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। उनकी सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो तीनों को इसने अंग्रेजों ने हरा दिया, मीर कासिम को, शुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को, तीनों को इसने हरा दिया बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। इससे प्रश्न पूछा जाता है किसके हाथ में थी उस समय जब उसका बक्सर का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज का कमान कप्तान कौन था, हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के समय वेंसी टार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। जो इसका परिणाम हुआ उसने जो प्लासी का जो के निर्णय थे उस पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। ठीक है, पहले इलाहाबाद तक का आ गया, फिर दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था, तो वो मीर जाफर था, अभी हमने देखा। और दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये बस नाम के लिए था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। उसे जो शाह आलम था, जो शाह आलम द्वितीय है, ये वाला मुगल सम्राट, उसको शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में रख दिया गया और इलाहाबाद में उसे रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, ये सब शाह आलम को मिल गए। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 की एक संधि हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। ये शुरू होता है यहाँ से दीवानी मिल गई इन्हें। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी इन्हें स्थायी रूप से मिल गई। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई थी, द्वैध शासन की। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के
जो शाह आलम द्वितीय थे उनको बेचारे को बताओ अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ उस समय कौन मुगल सम्राट था? तो मुगल बादशाह था उस समय शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय था जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। नाम ही है बस अकबर द्वितीय, काम वैसे नहीं किए इन दोनों ने। बहादुर शाह भी नाम ही बहादुर है इनका, और कुछ नहीं था इनके पास, तो पेंशन भोगी बन गए। और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। अब किसकी प्राप्त की गई? सिलहट की दीवानी। तो पहले सबसे पहले किसकी प्राप्त की गई थी? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। ये क्रम पूछा जा सकता है। तो पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसके बाद सिलहट। और बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के एम पानीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। इसके के बीच में बंगाल में कैसा राज्य था? डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो ये होता है हमारा ये नोट्स खत्म। अब प्रश्न कोश देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? यह अभी हमने देखा, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो ये था मुर्शिद कुली खां। और ये मेंस में आया हुआ है यूपीपीसीएस में। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। प्रश्न 2 देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो यह था मुर्शिद कुली खां, जो अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यहाँ पर ध्यान देना, प्रारंभ क्या बोल रहा है, तो प्रारंभ किसने किया था? प्लासी के युद्ध ने प्रारंभ कर दिया था ब्रिटिश के प्रभुत्व को। यहाँ बक्सर का युद्ध नहीं आएगा, प्रारंभ इसने कर दिया था, प्लासी के युद्ध ने। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। जैसे यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है 23 जून 1757, तो मुझे कभी कभी जब याद नहीं रहती तो मैं, जैसे कोई फ़ोन का मेरा पास कोड है, पासवर्ड है, या किसी भी चीज़ का मुझे लॉक स्क्रीन लगानी है, तो मैं ना इन डेट्स का ही यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे वो बार बार याद हो जाती है और मैं उसे बार बार चेंज कर देता हूँ। तो 1757, 23 जून ऐसे ही मैं लगाता रहता हूँ। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, एक एक हफ्ते तक ही लगाओ, बार बार उसे लॉक को खोलो, अपने आप आपको ये डेट याद हो जाएगी। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। जो प्लासी का युद्ध था उसको अंग्रेजों ने तत्कालिक लाभ दिया था, सैनिक और वाणिज्यिक। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, जो अभी हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ पर ये जो तीनों राज्य थे वो कृषि उत्पादन और दस्तकारी से अग्रणी 3 राज्य थे, ये वाले बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली।
ठीक है। इस युद्ध ने भारत में क्या डाला, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो था वो था बक्सर का युद्ध था 1764 में, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। ये वास्तविक पूछा जा रहा है, अगर वास्तविक पूछे तो बक्सर का युद्ध होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया प्रथम निर्णायक, आगे ना वही निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी थी, तो प्लासी का युद्ध जो था उसका प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में हमने देखा था सिराजुद्दौला जो था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हो गया था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, अभी हमने देखा ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। मैंने बताया था लॉर्ड क्यों बोला जाता है उसे, वैसे उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। अभी हमने देखा था ये प्रश्न पूछा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव को एक बोला गया था, और हमने ये भी देखा था किसने बोला था, विलियम पिट ने बोला था ये, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो हमने देखा बिहार में नहीं है, आंध्र प्रदेश, यह है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर पूछ लिया है राज्य, क्या पता नदी पूछ ले, तो ये भी ध्यान रख लेना ये भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। हमने देखा था मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित कर ली थी, मीर कासिम ने, और ये आईएएस में भी पूछा गया 2005 में। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण और तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो पाए। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, जो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो था उसने वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। तो निर्णायक युद्ध इसके प्रश्न के ना डिमांड पे ध्यान देना, सबसे निर्णायक युद्ध बोला जा रहा है इसलिए बक्सर का युद्ध होगा। तो ये देखो 3 बार रिपीट हुआ है, एक बार 1990 में, फिर 2003 में और फिर 2002 में। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। हमने देखा था इलाहाबाद फिर दिल्ली। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध साबित हुआ और प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो प्लासी की अपेक्षा किसको, बक्सर के युद्ध को ही अधिक किसको मानना उपयुक्त होगा, जन्मभूमि। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, जो प्लासी की जो विजय थी वो अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की जो विजय थी वो इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने, जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्रभुसत्ता बस बंगाल में हुई थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। पहले यहाँ पर बस एक बंगाल में हुई थी प्लासी के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में पूरा अखिल भारतीय शक्ति बन गई। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। फिर से देखो निर्णायक बोल रहा है, तो निर्णायक कौन सा था, बक्सर का युद्ध हमने देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे
महत्वपूर्ण समझा जाता है? फिर से वही बक्सर। बस प्रश्न पे ध्यान दो, भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जा सकता है जाता है तो वो बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय औरंगजेब तो बिल्कुल भी नहीं था, बहादुर शाह जफर भी नहीं था, शाह आलम द्वितीय था। यहाँ पर देखो शाह आलम प्रथम दे रखा है, बहादुर शाह दे रखा है, औरंगजेब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। हमने देखा था, इसको हराया था मीर जाफर को। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो वो था शाह आलम द्वितीय। इसी ने दीवानी प्रदान की थी उनको। इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। हमने देखा था ये। और उसने फिर यहाँ पर तीन राज्य थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी शाह आलम द्वितीय ने। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया, देखा था हमने। और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये मैंने बताया था, अगर पूछा जाए क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछे कि दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य किसके काल में हुआ, तो ये शाह आलम द्वितीय के काल समय में हुआ था 1803 में। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 की बात कर रहा है, किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। और हमने इसका नाम भी देख लिया है अभी। अब किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शहनशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में? और हमने देखा था जब ये दी गई थी, जब गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। शहनशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी को जो अधिकार दिया था उस पर मैं तो गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब इसमें डेट पूछ ली, 12 अगस्त 1765 को की थी। अब इसमें देखो सब डेट में 65 65 65, बस यहाँ पर इसका फर्क है 12, 29, 21, 18। पता नहीं क्या करके मानेंगे, बस यहाँ बर्थडे डेट याद नहीं रहती और इनको ये डेट पूछनी पड़ रही है। जो भी ये पेपर बनाता है ना उनसे पूछो, भाई तुम्हें पता है पहले ये डेट? क्या करते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद किसे बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद रजा खां को। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई। नज्म उल दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता ही थी, वो नहीं कर सकती थी कर संग्रह करने का काम। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीय द्वारा ही चलता था। यद्यपि अधिकार जो थे वो कंपनी के हाथों में थे। सारा काम वाम तो भारतीय कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकार है वो कंपनी के हाथों में है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? अभी हमने देखा था ये किस पर्वतीय के जाए थे? खासी जनजाति के में इन्होंने रास्ता वगैरह बनाया था। अब बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाला
चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के बारे में, तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों ही सही हैं। का आंसर हो जाएगा सी। तो इसको याद कर लेना। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। तो अर्थ मंत्री कौन थे आसफुद्दौला के? राजा टिकैत राय। और दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। सही है, क्योंकि वो नवाब थे, उस समय हिंदू जाति को ही मिलेगा। और ये प्रश्न है आर ओ का। मैंने देखा है आर ओ के क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री के थोड़े टफ से आते हैं, यानी क्या पूछते रहते हैं वो। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। अवध के नवाबों में उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा जहाउलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवलराय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 सही है। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम पूछा जा रहा है इसमें। तो वाडिवाश, यही अंबर, प्लासी, वाडिवाश, बक्सर। तो इसका होगा बी। सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, उसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध, फिर हुआ था वाडिवाश का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध। ये याद कर लेना, अंबर, प्लासी, वाडिवाश और बक्सर। APVP। अंबर, प्लासी, वाडिवाश और बक्सर। ये IAS में पूछा गया है, तो इस बार रिपीट हो सकता है शायद ये क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है। यहाँ पर बताया गया अंबर युद्ध। अब जिसको नहीं पता वो यहाँ देख ले अंबर युद्ध क्या है। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर यानी अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अभी कर्नाटक के नवाब की हत्या कर दी किसने? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने मिलकर। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये कर सकते हैं कि फ्रांसीसियों के बदले यहाँ पर ब्रिटिश डाल देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर फ्रांसीसी रहेगा। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया, डुप्ले को, और उस उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके बाद मीर जाफर को बनाया था सिराजुद्दौला के बाद। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया था और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड का निजी भेंट दी। वाडिवाश का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। वाडिवाश का युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। इसलिए लाली हार गई। बक्सर का युद्ध 1764। अब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य यही हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वाडिवाश युद्ध में पराजित हुआ। तो वो था काउंट लाली। अब लाली आपको यह हमेशा याद रहेगा।
वाड़ीवाश के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। दोनों की लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश और फ्रेंच की, और इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। फ्रेंच की क्यों हार हुई थी? क्योंकि उसमें लाली लड़ रही थी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वाड़ीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित बताना है। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर, सही सुमेलित है। मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव ने लड़ी। वाड़ीवाश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें सिर्फ बी सही है और ये आईएएस में पूछा गया सवाल है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम एवं मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ। वाड़ीवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का ये जो युद्ध हुआ था वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। तो यहाँ पर चिलियावाला देख लेना। चिलियावाला जो था वो अंग्रेजी सेना और सिख सेना में लड़ा गया था, और अंग्रेजी सेना का कर रहे थे नेतृत्व लॉर्ड गफ और सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे शेर सिंह। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अब खुर्दा का जो युद्ध था 1795 में हुआ था। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। यहाँ निजाम और मराठे ये दो के विरुद्ध हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग्म सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठा। कहा जाता है कि मराठा ही थे वो जो इसके बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर थे मुगल के बाद, लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहे। अगर ये चाहते दूसरे के साथ, राज्यों के साथ मिल करके तो अंग्रेजों को हरा सकते थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। बोला ना, मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर रखी थी। उन्हीं परिस्थितियों में उन्हीं परिस्थितियों का अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को भूखी खानी पड़ी और सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। सालबाई की संधि हुई, अंग्रेज हार गए थे इसमें। अब वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। तो यहाँ सहायक संधि किसको लेकर के आया था? वेलेजली लेकर के आया था। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंगस ने। और सहायक संधि किसने ली थी? वेलेंजली ने। सालबाई की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, और इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। तो ये होता है ख़त्म। तो हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इतिहास के क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर इस टॉपिक के साथ। यह हम तीसरा टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे। तो बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।